Hello friends, welcome to the lecture 2 of the series Electric Charges and Field. Hope आप लोगों ने lecture 1 देखा होगा और enjoy करा होगा. Now we will see our topic Properties of Electric Charge. इससे पहले lecture 1 में हमने electric charge के बारे में बहुत कुछ सीखा था. तो let us move. So based on NCERT, we will study 3 properties of charge: additivity of charge, conservation of charge, quantization of charge. So let's start with additivity of charge. So dear students, write down total charge on a body is algebraic sum of all charges located anywhere on the body. So basically total charge on a body is algebraic sum of all charges located anywhere on the body. यानी कि किसी भी एक बॉडी पे, सपोज हमारे पास मान लेते हैं ये एक बॉडी है, इस पे Q1 चार्ज है, प्लस Q2 चार्ज है, प्लस Q3 चार्ज है, प्लस Q4 चार्ज है. तो सारा चार्ज आप देख सकते हैं कि प्लस ही है. तो Q नेट यानी कि टोटल चार्ज अपॉन दिस बॉडी वुड बी algebraic sum of all these charges. So that is plus Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4. Similarly, अगर हमारे पास एक दूसरा बॉडी सिस्टम है जिसके पास चार्जेस कुछ इस तरह है, माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4, तो ऐसे केसेस में Q नेट अपॉन दिस बॉडी वुड बी माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4. यानी कि ऐड करते समय हम लोग चार्ज के नेचर का भी ख्याल रखेंगे. ठीक है. ठीक उसी तरह सपोज वी हैव सिस्टम ऑफ चार्जेस विच कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4. तो ऐसे केसेस में Q नेट क्या हो जाएगा? We will sum up the charges based on their nature, plus for positive and minus for negative. So it would be minus Q1 minus Q2 plus Q1 minus Q2 plus Q3 and minus Q4. So this is basically additivity of charge. ऐसा हम लोग एटम के ऊपर चार्ज नेट चार्ज निकालने के लिए कई बार प्रीवियस क्लासेस में भी किए हुए हैं, स्टैंडर्ड 10th में 11th में. ठीक है. और हम लोग ये भी जानते हैं कि एक एटम के ऊपर नेट चार्ज 0 होता है. ठीक है. तो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, दैट इज कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज. सो कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज. तो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर ऑल टाइम. दैट इज चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. तो देखिए ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मान लेते हैं कि किसी बॉडी में प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 चार्जेस है. तो यानी कि Q नेट हमने जो थोड़ी देर पहले एडिटिविटी ऑफ चार्ज में भी निकाला था, दिस इज प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4. तो ये हमने Q नेट निकाला था. आप लोग ये समझ लीजिए कि ये जो Q नेट है दैट इज कांस्टेंट, ये चेंज नहीं हो सकता है. इस ओवरऑल चार्ज को आप डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं और आप नया क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं फॉर आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड का मतलब होता है जो जिसमें किसी भी तरह का चेंज ना किया जाए, ना उसके स्पीड में किसी तरह का चेंज किया जाए, ना उसमें किसी एक्सटर्नल मास का एंट्री हो, ना किसी तरीके के मास का एग्जिट हो. ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं. फाइन. So you can see that in an isolated system total charge remain constant for all time. That is charge can neither be created nor destroyed. एक बात और जान लीजिए, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज
ये जो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपको बता रहे हैं, ये ऑलवेज एप्लीकेबल है। केमिकल रिएक्शंस भी इस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। फाइन। और नॉट ओनली केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शंस भी फॉलो करता है। समझ रहे हैं? तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता था, अगर किन्हीं को याद होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, केमिकल रिएक्शन फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि न्यूक्लियर रिएक्शन कई बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को न्यूक्लियर रिएक्शन फॉलो करे ना करे, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करना होगा। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज एप्लीकेबल फॉर इवन केमिकल रिएक्शन एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस ऑल्सो। देखिए, अगर बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट। आपको इतना ही जानना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर चार्ज Q है तो वो बदल नहीं सकता है, वो कम भी नहीं हो सकता है, वो अपने आप इंक्रीज भी नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा चार्ज उसके अंदर इनपुट करेंगे तो ज़रूर बढ़ेगा, अगर उसके अंदर से आप चार्ज निकालेंगे तो ज़रूर घटेगा। अगर आप किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं करते हैं, उसको आइसोलेटेड रखते हैं, तो उस बॉडी के अंदर का चार्ज ना कम होगा और ना ही ज़्यादा होगा, चार्ज ना क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा। दिस इज बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फाइन। तो अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की ओर। बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है, चार्ज ऑन अ बॉडी कैन ओनली बी एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। सो बेसिकली हमें ये मालूम है दैट चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, और दोनों ही चार्जेस को हम E भी मान सकते हैं, सिर्फ E भी लिख सकते हैं। और ये इक्वल टू किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और चार्ज को हम Q से भी इंडिकेट करते हैं, बट अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, किसी एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के चार्ज की बात की जाए तो उसको हम लोग स्मॉल e से भी इंडिकेट करते हैं। फाइन। सो चार्ज ऑन one electron and one proton is indicated by small e also, that is 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। बेसिकली हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी अमाउंट ऑफ चार्ज है तो उसके क्वांटिटी के बारे में हमें एक आइडिया तो 100% रहता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने कुछ लोगों को अपने घर बुलाया और उनको वेलकम किया और सबको वेलकम किया। ठीक है, तो सपोज़ मैं कहता हूँ कि 5 लोगों को बुलाया, तो यू कैन ईजिली, आप इस बात को बहुत आसानी से मान लेंगे कि हाँ 5 लोगों को बुलाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कह दूँ कि मैंने 5.2 लोगों को बुलाया तो क्या मानेंगे आप? नहीं मानेंगे। अगर मैं कह दूँ कि 5.9 लोगों को बुलाया तो मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे, बिकॉज कोई भी इंडिविजुअल, उसको आपको 1 काउंट करना होगा, किसी एक आदमी को आपको 1 काउंट करना होगा। आप ऐसा किसी को डेसिमल में तो काउंट नहीं कर सकते। फाइन। ठीक उसी तरह चार्जेस जो भी किसी ऑब्जेक्ट पे होंगे, कोई भी चार्ज जो किसी ऑब्जेक्ट पे होगा, दैट वुड बी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। फाइन। एग्जाम्पल, कहीं पे अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो बहुत इजीली वी कैन से दैट चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन मैं मानता हूं कि किसी बॉडी में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो हाउ मच वुड बी द चार्ज? 2 इंटू ई, दैट इज 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फाइनली ये कितना आएगा? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फाइन। सपोज देर आर 3 electron in a system, then what would be the net charge? 3 into E, that would be 3 into 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. It would be 4.8 into 10⁻⁻
minus 19 coulomb. Suppose there are 4 electrons in a system. So what would be the charge? 4 into E, that would be 4 into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. 6.4 I guess into 10 to the power minus 19 coulomb. But what would happen if there are n number of electrons? Then in that case, charge over that object would be 4 into charge उस ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा that would be n into E, that would be n times of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि नेट चार्ज अपॉन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो नेट चार्ज होगा that would be n times of what? That would be n times of charge over 1 electron. एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उसका n टाइम्स होता है क्या? किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज. फाइन. तो इसी को मैं फिर से कहना चाहूँगा that charge on a body can only be an integral multiple of charge on an electron or proton. तो देखो इसको मैं और एक्सप्लेन करना चाहूँगा. सपोज करो that सपोज आई एम मैं एक दुकानदार हूँ, ठीक है, और मैं चीनी बेचने का काम करता हूँ, ठीक है. तो आई हैव पैकेट्स ऑफ 5 kg शुगर, ठीक है. मेरे पास सारा पैकेट कितने kg का है? 5 kg. 1 kg 2 kg तो मैं बेचता ही नहीं हूँ. ओनली आई हैव पैकेट्स ऑफ 5 kg. 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg. फाइन. तो अगर ऐसा बोल दूं कि मेरा 12 kg शुगर चोरी हो गया, तो क्या आप मानेंगे? नहीं मानेंगे. क्यों? क्योंकि कोई भी मेरे से पूछ सकता है कि अरे भाई तेरे पास तो 5 kg का पैकेट है, तो अगर चोरी होना भी होता तो 5 kg हो जाता, 10 हो जाता, 15 बोल देता, 20 बोल देता, 120 kg बोल देता, मान लेता. लेकिन ये 12 kg कैसे चोरी हो गया? सो दिस इज बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ठीक उसी तरह अगर कोई कह दे कि मेरा 3.2 यानी 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 यानी इतना इलेक्ट्रॉन, इतना चार्ज कहीं पे मौजूद है, तो आप मान लेंगे. अगर कोई कह दे कि इतना टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज मौजूद है कहीं, तो भी आप मान लेंगे. अगर कोई कह दे कि 4 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज कहीं पे मौजूद है, तो भी आप मान लेंगे. अगर कह दे कि n टाइम्स ऑफ E, n टाइम्स ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज कहीं पे मौजूद है, तो भी आप मान लेंगे. लेकिन अगर कहीं पे बोल दे कि बाबू कि 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज मौजूद है, तो आप मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे. बिकॉज चार्ज जब भी होगा किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, दैट वुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ओवर 1 इलेक्ट्रॉन. तो ये क्या 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 के मल्टीपल है? नहीं है. तो इसीलिए कहीं पे भी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज हो तो हम मानेंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है. कहीं पे 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम हो तो मानेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है. या तो 3.2 होगा या तो 4.8 होगा. 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज नहीं हो सकता है. ठीक उसी तरह जैसे कि हमने शुगर के केस में कहा
कि अगर मैं कह दूं कि 12 kg शुगर मेरा गायब हो गया, नो वन विल बिलीव। अरे 15 कह देते बिकॉज 15 इज मल्टीपल ऑफ 5, 20 कह देते 20 इज मल्टीपल ऑफ 5। समझ में आ रहा? तो ठीक उसी तरह क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें ये बताता है कि अगर कहीं भी चार्ज मौजूद है तो दैट वुड बी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसका इंटेग्रल मल्टीपल होगा पक्का। तो इसीलिए एक फॉर्मूला मार्केट में चलता है बाबू, ठीक है। मैं एक सेकेंड, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू NE। फाइन, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर Q चार्ज है तो दैट वुड बी N टाइम्स ऑफ चार्ज ओवर 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए E जो है वो बेसिकली चार्ज ओवर 1 प्रोटॉन भी हो सकता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। N क्या हो सकता है बाबू? 1, 2, 3 नेचुरल नंबर, ठीक है। N नेचुरल नंबर हो सकता है। फाइन, अगर आप नेचर को कंसीडर करेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उस केस में n जो है वो इंटीजर्स होगा, माइनस में भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन के लिए n -1, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो n का वैल्यू n इक्वल टू -1 लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो n का वैल्यू -2 लेंगे। इस केस में मैं नेचर को भी कंसीडर करूँगा अगर ऐसा करूँगा तो, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि Q इज इक्वल टू NE होगा पक्का। अच्छा, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं फिर देता हूँ, चलिए एक क्वेश्चन ही देखते हैं। तो आपको ट्रू और फॉल्स आंसर करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है अ बॉडी हैव 11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। तो देखते हैं कि क्या पहला स्टेटमेंट सही है या गलत। सो चार्ज कितना कहा जा रहा है? अ बॉडी हैव 11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। वी ऑल्सो नो दैट एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग इसको पुट करेंगे तो Q इज इक्वल टू NE, यानी कि n का जो हमारा वैल्यू आना चाहिए आफ्टर पुटिंग वैल्यूज, दैट शुड बी इंटीजर, दैट शुड बी अ नंबर। तभी तो मुझे ये पता चलेगा कि चार्ज जो है इस ऑब्जेक्ट पे वो n टाइम्स ऑफ चार्ज ओवर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। सो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ n, तो n वुड बी Q बाई E। तो जब मैं n का वैल्यू निकालूंगा, Q इज हाउ मच? 11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। E इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा? सो द वैल्यू ऑफ n वुड बी 7। फाइन, वैल्यू ऑफ n वुड बी 7। तो यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होगा टोटल? 11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो देयरफॉर स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा बिकॉज इसके पास जो 11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसका 7 टाइम्स है। फाइन, सो बेसिकली Q इज 7 टाइम्स ऑफ E, देयरफॉर स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। फाइन, अब हम लोग वही चीज़ स्टेटमेंट 2 के लिए देखेंगे कि वेदर स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट और नॉट। अ बॉडी हैव 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। सो बेसिकली इस फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं। Q बताया जा रहा है 10⁻⁻19 कूलम। फाइन, E वी ऑलरेडी नो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हमारा E का वैल्यू है। सो लेट अस पुट Q इज इक्वल टू NE। सो N इज इक्वल टू Q अपॉन E। तो देखिए Q का वैल्यू कितना है? 10⁻⁻19 कूलम। E का वैल्यू हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चलिए ये और ये कट जाएगा, आफ्टर ऑल वैल्यू हमारा 1.1 बाई 1.6 कितना आता है बताइए? क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में हो सकता है? 0.625। बताइए क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.625 हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसीलिए
हमारा स्टेटमेंट 2 गलत है। समझ में आ रहा? बिकॉज हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो गारंटेड n टाइम्स ऑफ E होगा, यानी n टाइम्स ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। बस इतना ही जानना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में जानना है। तो ओवरऑल बताइए, आपको किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज कितना होगा उसके क्वांटिटी का एक आइडिया आ गया है, और उस क्वांटिटी का आइडिया ये आया है कि दैट वुड बी n टाइम्स ऑफ E। इसी को हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। हालांकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटाइजेशन को थोड़ा बहुत हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व वगैरह करेंगे, और न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय अगर कहीं पे मेरे को ऐसा आंसर आ गया कि 4.9 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो वहाँ पर हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन मान के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि 4.9 जो है वो 4.8 के करीब है। यानी थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल बनाते समय आप लोग इग्नोर कर सकते हैं इस क्वांटाइजेशन को। तो इसीलिए कहा जाता है एट माइक्रोस्कोपिक लेवल क्वांटाइजेशन कैन बी इग्नोर्ड। फाइन। तो वहाँ पे एकदम रिजिड मत हो जाइएगा कि अरे यहाँ 4.9 आ गया, उतना इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकता। तो न्यूमेरिकल्स में थोड़ा बहुत चलता है, मेजर नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत एरर चलेगा। तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में तीनों प्रॉपर्टीज़ को देख लिया: एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बेसिकली जब भी आपसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज पूछे तो इन 3 प्रॉपर्टीज़ को तो आप लिखेंगे ही, जानेंगे ही, बट मैं आपको कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज भी बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली सम अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, चार्ज के कुछ अलग अलग दूसरे प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, पहला पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। तो वी ऑलरेडी नो दैट फिजिकल क्वांटिटी आर ऑफ 2 टाइप्स, स्केलर एंड वेक्टर। टेंसर क्वांटिटी भी होता है, मे भी आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत। तो चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। फाइन। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल, यानी कि एक कंडक्टिंग बॉडी को दूसरे कंडक्टिंग बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं, इफ़ अ चार्ज बॉडी इज पुट इन कॉन्टैक्ट विथ अनदर बॉडी देन चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड टू अनदर बॉडी, जैसा कि हमने पहले भी देखा था कंडक्शन में, ठीक है। उसके बाद है हमारा प्रॉपर्टी, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, यानी कि अगर कहीं पे चार्ज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चार्ज है, कोई बॉडी है उसके ऊपर चार्ज है, यानी बिना मास के चार्ज हो ही नहीं सकता है। चार्ज हमेशा मास के साथ ही रहेगा। फाइन। बेसिकली चार्ज जो है वो बहुत लॉयल है, मास के लिए चार्ज जो है वो बहुत ही लॉयल है। मास थोड़ा कम लॉयल है, ज़रूरी नहीं है कि जहाँ मास हो वहाँ पे चार्ज प्रेजेंट ही हो, लेकिन अगर कहीं चार्ज है तो मास के साथ ही होगा। समझ में आ रहा? तो देखिए ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो लिख सकते हैं आप लोग, फर्स्ट पॉइंट, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। तो यही हाल है, दिल है कि मानता नहीं, ठीक है। देखिए ये प्रॉपर्टी कहता है, चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड ऑफ बॉडी, इट रिमेन कांस्टेंट। तो बेसिकली इसको हम लोग बोलेंगे चार्ज इज इनवेरिएंट, यानी चार्ज कभी भी चेंज नहीं करेगा स्पीड चेंज होने पर, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं, चार्ज इज इनवेरिएंट। देखिए कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर मान लेते हैं
कि प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पे प्लस क्यू चार्ज, तो अगर उसका वेलोसिटी अगर 0 है तब भी चार्ज प्लस क्यू ही रहेगा, ठीक है, तब भी चार्ज प्लस क्यू ही रहेगा, और चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिटेल में बताऊंगा, अभी बस ऐसा समझ लीजिए, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, प्लस क्यू ही रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड टू दैट चार्ज, फाइन। लेकिन अगर वेलोसिटी नॉन जीरो है, यानी कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो ऐसे केस में चार्ज चेंज नहीं करेगा, प्लस क्यू ही रहेगा, और अब उस चार्ज बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ठीक है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट, ऐसे केस में चार्ज भी कांस्टेंट होगा, और साथ साथ ड्यू टू कांस्टेंट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड दैट चार्ज, अराउंड दैट चार्ज बॉडी, एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी ऑल्सो अराउंड दैट चार्ज बॉडी, ठीक है। लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी का कांस्टेंट ना होना इट मीन्स, देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट होना इट मीन्स एक्सीलरेशन 0 होना, ठीक है ना, और वेलोसिटी का कांस्टेंट ना होना इट मीन्स एक्सीलरेशन का नॉन जीरो होना। ये आप लोग इतना काइनेमेटिक्स तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में भी चार्ज कांस्टेंट ही रहेगा, प्लस क्यू ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई फील्ड लिख रहा हूं, ई फील्ड भी रहेगा, उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा, और साथ ही साथ वो चार्ज रेडिएट करेगा एनर्जी। तो याद रखना है कि अगर कोई भी चार्ज्ड बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, अगर मान लेते हैं उसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो चार्ज तो कांस्टेंट होगा, साथ ही साथ उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन अगर वो चार्ज्ड बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि एक्सीलरेशन 0 है, तो ऐसे केस में चार्ज तो कांस्टेंट होगा, प्लस क्यू ही चार्ज रहेगा, लेकिन ड्यू टू दैट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो सकता है, दोनों होगा, ठीक है। और अगर वेलोसिटी नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि अगर एक्सीलरेशन नॉन जीरो हो, यानी एक्सीलरेशन का वैल्यू, यानी एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल हो, ये जो थर्ड केस है वो एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल का केस है, तो एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा चार्ज पार्टिकल के कारण, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और वो रेडिएट एनर्जी भी करेगा। रेडिएट एनर्जी का मतलब होता है वो चार्ज पार्टिकल अपना एनर्जी लूज करेगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का थ्योरी भी है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का थ्योरी भी है, समझ में आ रहा है। तो जो लोग स्टैंडर्ड 9th में पढ़े होंगे रदरफोर्ड मॉडल का लिमिटेशन, उनको थोड़ा बहुत याद होगा कि अगर चार्ज पार्टिकल एसिलरेट कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन एसिलेट कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इट वुड रेडिएट एनर्जी एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। आप लोग ऐसा सुने होंगे, समझ में आ रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। तो फर्दर उसको नील बोर ने उसको सही एक्सप्लेन किया था कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट एनर्जी लेवल, डिफरेंट शेल्स में मौजूद होते हैं, मे भी आप लोग को याद हो, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कुल मिला के आपको आपके समझने के लिए यही बात है कि चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए तीनों ही केस में चार्ज जो है वो कांस्टेंट है, प्लस क्यू और प्लस क्यू ही है, फाइन। सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
चार्ज कैन बी डिटेक्टेड और measured with the help of gold leaf इलेक्ट्रोस्कोप। देखिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आप लोग स्टैंडर्ड 8 में पढ़े होंगे, ठीक है, उसको मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इलेक्ट्रोमीटर तो वो चार्ज को डिटेक्ट करता था, इलेक्ट्रोमीटर भी चार्ज को मेज़र करता है और वोल्टामीटर भी, ठीक है। इन तीनों को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है फॉर अ नॉन relativistic for a non-relativistic charge particle charge by mass is constant। सो चार्ज बाय मास का जो रेशियो है दैट इज कांस्टेंट फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक चार्ज पार्टिकल। तो आप लोग कहेंगे सर ये नॉन रिलेटिविस्टिक चार्ज पार्टिकल है क्या? तो नॉन रिलेटिविस्टिक चार्ज पार्टिकल वो है, ऐसे बॉडी की, ऐसे पार्टिकल की बात की जा रही है, ऐसे ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है जिसके पास चार्ज तो है बट उसका स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ही कम है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के, किसी चार्ज्ड बॉडी का स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ही ज़्यादा कम है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन रिलेटिविस्टिक चार्ज पार्टिकल्स। बेसिकली आइंस्टाइन का एक रिलेटिविटी का थ्योरी था जो मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर अ नॉन रिलेटिविस्टिक चार्ज पार्टिकल चार्ज बाय मास रेशियो इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। चार्ज बाय मास रेशियो को Q बाय M रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है, या स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं। समझ में आ रहा ना? तो ये हमेशा कांस्टेंट होता है फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक चार्ज पार्टिकल। और रिलेटिविस्टिक चार्ज पार्टिकल क्या होता है? ऐसा पार्टिकल जिसका स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर हो, यानी लाइट खुद एक क्या है? रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, बिकॉज लाइट इटसेल्फ इज अ वेव ऑल्सो। ऑल्दो लाइट हैव बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। आप लोग सुने होंगे कि लाइट हैव पैकेट ऑफ करपस्कल पार्टिकल्स। बहुत ज़्यादा उस पर नहीं जाना है, बस आपको इतना याद रखना है कि नॉन रिलेटिविस्टिक उसको कहते हैं जिस पार्टिकल का स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेयर में बहुत ही कम हो। रिलेटिविस्टिक कौन होगा? रिलेटिविस्टिक पार्टिकल वो होगा जिसका कंपेरेबल हो, उसके अराउंड हो, स्पीड ऑफ लाइट के अराउंड हो स्पीड। समझ में आ रहा है? तो फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक चार्ज पार्टिकल चार्ज बाय मास रेशियो इज कांस्टेंट। फाइन। और पिछले लेक्चर में मैं समझा भी चुका हूं, बट इस बात को आप लोग ध्यान पे रखिएगा जरूर, दैट ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है चार्ज को डिटेक्ट करना। चार्ज को डिटेक्ट करने का सबसे बेहतर तरीका, ट्रू टेस्ट क्या है? इज रिपल्शन। चार्ज को टेस्ट करने का सबसे ट्रू तरीका रिपल्सन है। अट्रैक्शन को ट्रू तरीका नहीं माना गया है। समझ में आ रही है? तो आप लोग को फिर से मैं थोड़ा सा ही बता दे रहा हूँ कि ऐसा इसीलिए है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और वो रिपेल हो रहा है तो 100% वो किसके कारण रिपेल हो रहा होगा? तो वो एक नेगेटिव, एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज के कारण रिपेल हो रहा होगा।
यानी अगर पॉजिटिव चार्ज रिपेल हो रहा है तो ये वाला चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है? अगर नेगेटिव चार्ज रिपेल हो रहा है इट मीन्स सामने वाला जो चार्ज है वो भी नेगेटिव है। तो यानी रिपल्सन जो है वो सामने वाला चार्ज कौन से नेचर का है वो तुरंत बता पा रहा है। रिपल्सन के कारण सामने वाला चार्ज किस प्रॉपर्टी का है ये हम तुरंत पता कर पा रहे हैं। हाँ, एक बात और है, अगर न्यूट्रल है, न्यूट्रल और ये भी न्यूट्रल है, 0 लिख दे रहे हैं 0, तो न्यूट्रल अट्रैक्ट कर सकता है बट न्यूट्रल रिपेल नहीं करता है। न्यूट्रल रिपेल नहीं करता है। समझ में आ रहा है? यानी कि रिपल्सन जो है वो एक सटीक तरीका है इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, यानी कि चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए रिपल्सन इज द बेस्ट मेथड। अट्रैक्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल, इट विल गिव मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। अट्रैक्शन मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन क्यों देगा? बिकॉज देखिए पिछले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि अगर कोई पार्टिकल किसी न्यूट्रल बॉडी से अट्रैक्ट कर रहा है तो ये पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल चार्ज भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? यानी कि अट्रैक्शन अगर हो रहा है तो उस केस में आप 100% नहीं कह पा रहे हैं कि सामने वाला चार्ज किस नेचर का है। सो देयरफॉर अट्रैक्शन कांट बी अ ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। लेकिन अगर रिपल्सन हो रहा है और एक चार्ज के बारे में मुझे पता है कि पॉजिटिव है तो पक्का सामने वाला भी पॉजिटिव होगा, तभी तो पॉजिटिव रिपेल कर रहा है। अगर रिपल्सन हो रहा है, एक चार्ज अगर नेगेटिव है तो सामने वाला चार्ज भी पक्का नेगेटिव होगा, तभी तो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। सो देयरफॉर ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्सन। वैसे इस टॉपिक को मैंने पिछले वीडियो में भी ठीक ठाक तरीके से बताया है। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं नहीं चाहूँगा लंबा हो। इसी के साथ आज हमारा टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में 2-3 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद मैं कुलम्स लॉ स्टार्ट करूँगा। ठीक है, फाइन। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मन से पढ़िए, वीडियो वगैरह जो भी प्रोवाइड हो रहा है पेशेंसफुली देखिए। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो को फास्ट मोड में देखिए। ठीक है, थैंक यू।